हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 27/11/2024 को ही अनुवादक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी किया था। परीक्षा की तिथि इस विभाग के द्वारा अभी तक घोषित नहीं किया गया है, किंतु हो सकता है कि आने वाले 1.5 से 2 महीने के भीतर ही परीक्षा हो जाए। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन दिए हैं वो इस परीक्षा की सिलेबस को, इसके पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से देख करके तैयारी करने में जुट गए होंगे और काफ़ी अच्छी खासी तैयारी भी अभी तक कर चुके होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस परीक्षा का जो सिलेबस है वह काफ़ी सिंपल सा है। सिर्फ एक ही चरण में परीक्षा ली जानी है और जो परीक्षा होने वाली है वह सिर्फ और सिर्फ अनुवाद पर ही होने वाली है, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पर आधारित जो प्रश्न रहने वाले हैं। 3 अनुच्छेद रहता है इसमें, 40-40, उसके बाद 20 अंकों का 3 अनुच्छेद रहता है। सामान्यतः हो सकता है कि 4 अनुच्छेद भी आ जाए, लेकिन सामान्यतः 3 अनुच्छेद दिए जाते हैं और वो 100 अंक का रहता है। अंग्रेजी से हिंदी 100 अंक का और हिंदी से अंग्रेजी भी 100 अंक का अनुवाद इसमें पूछे जाते हैं। और दोनों के लिए जो मिनिमम अंक आप लोगों को लाने होते हैं वो 55 लाने ही होते हैं। और दोनों ही पेपर्स के लिए जो आपको समय प्राप्त होता है मिला जुला करके 4 घंटे आपको प्राप्त होता है और आपको 55% तो अंक लाने ही होते हैं। किंतु अग्रीगेट अर्थात दोनों ही पेपर्स को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए अंकों को, तो आपको 60% अंक तो लाने ही होंगे। और यह स्मरण जरूर रखेंगे कि जो अनुच्छेद पूछा जाता है वो आसान नहीं होता है। 40 अंक का जो एक अनुच्छेद बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, या 2 अनुच्छेद 40-40 अंक के रह सकते हैं। बड़े बड़े अनुच्छेद रहते हैं और 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। और आसान अनुच्छेद रहता नहीं है, उसमें कई तरह के जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, जो विधि पर आधारित जो शब्द होते हैं, उसके प्रति आपके पास काफ़ी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। और जो लीगल ट्रांसलेशन होते हैं, उसका जो ट्रांसलेशन किया जाता है वो थोड़ा भिन्न होता है, उसकी जो भाषा होती है वह भिन्न होती है। इस कारण से आपको विशेष रूप से इसकी तैयारी करनी है। जहाँ तक इसके नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है, इसमें वे सभी तरह के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन दिए होंगे जो अंग्रेज़ी विषय से परास्नातक की डिग्री हासिल किए हुए थे और जो डिग्री लॉ में रखे हुए हैं उनको इस तरह के परीक्षा में प्रेफरेंस दिया जाएगा। हालांकि ये सब सारी चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। हम लोग आज की इस सेशन में बात करेंगे एक लीगल ट्रांसलेशन के बारे में, और वह जो लीगल ट्रांसलेशन होने वाला है वह इसी परीक्षा में राजस्थान हाई कोर्ट की ट्रांसलेटर की परीक्षा 2020 में जो आयोजित हुई थी उसका हम लोग हल प्राप्त करेंगे। 40 अंक का वह अनुच्छेद था। काफ़ी बड़ा हो सकता है कि हम लोगों का यह सेशन चले। इसके पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं और मार्गदर्शन में करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। एप्लीकेशन हमारे आनंदम ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, लीगल टर्म्स मिल जाएंगे। लीगल मैगजीन्स तो इस परीक्षा में पूछने वाला नहीं है। और आपको 2020, 2017 और 2015 में आए हुए जितने भी प्रश्न पूछे गए हुए थे उसका आपको हल प्राप्त होने वाला है। और लाइव क्लासेस 1 से 2 दिनों में प्रारंभ भी होने वाला है राजस्थान हाई कोर्ट के लिए। एक कॉम्बाइंड क्लास चलने वाला है, एक मध्य प्रदेश जो जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी, जो मेंस की परीक्षा होने वाली है उसके लिए, और आप लोगों के लिए एक कॉम्बाइंड बैच शुरू होने वाला है। इसलिए जो भी चाहते हैं कि मार्गदर्शन में पढ़ाई करें वो ज़रूर हमसे जुड़े, और जो क्लासेस नहीं चाहते हैं, जो विषय सामग्री चाहते हैं
तो उनके लिए मैंने ई बुक लॉन्च किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आपको ई बुक जो फुली डाउनलोडेबल है, जब आप उसे डाउनलोड कर पा रहे होंगे तब फिर आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसमें आपको मॉक्स भी मिलेंगे जो आपके अनुवाद करने की दक्षता का वर्धन करेंगे। काफ़ी सारे मॉक्स है, आप मॉक्स ले सकते हैं, मोबाइल में ले सकते हैं, लैपटॉप पर ले सकते हैं। लीगल टर्म्स पर भी मॉक्स है। बिना लीगल टर्म्स को जाने आप लीगल ट्रांसलेशन अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। इसके बाद लीगल ट्रांसलेशन सेंटेंसेस पर आधारित, जिस तरह से MP HC JJT की परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस तरह के लीगल ट्रांसलेशन पर आधारित मॉक्स है। इस कारण से 150 रुपये मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा यह अमाउंट है। काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा और जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आपको काफ़ी सारे अभ्यास करने के लिए पैसेजेस प्राप्त होने वाले हैं। अब फ्रेंड हम लोग चलते हैं इस राजस्थान के हाई कोर्ट की परीक्षा में किस तरह का पैसेज पूछा गया हुआ था। चलते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं और उसी का विश्लेषण अच्छी तरह से करते हैं। फ्रेंड, दिए गए इस ट्रांसलेशन, लीगल ट्रांसलेशन का अनुवाद करने से पहले चले हम लोग इसमें प्रयुक्त जो लीगल टर्म्स है उसे हम लोग जान लेते हैं। आप अपने बगल में एक नोटबुक भी ज़रूर रखे रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से लीगल ट्रांसलेशन किया जा रहा है, चाहे वो वाक्य का हो, चाहे शब्द का हो, चाहे वह पदबंध का हो अर्थात फ्रेज का हो। ठीक है, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार है कि वादी के कथनों से और प्रतिवादी के साक्ष्य से भी यह तो प्रकट है ही कि वादी के 2 लड़के हैं। यहाँ पर एक जजमेंट आया हुआ, तो उसी जजमेंट को लेकर के यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट में इस तरह का पैसेज दिया गया था। काफ़ी अच्छा पैसेज है और देखिएगा इसकी जो भाषा है वो सामान्य तरह के जो परीक्षाओं में, अनुवादक परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उससे काफ़ी भिन्न है। ठीक है, इसलिए ट्रांसलेशन भी आपको भिन्न तरीके से करने होंगे। ये थोड़ा कठिन होता है, ये थोड़ा कम्बरसम है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने देखा वादी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, वादी कहते किसे हैं, जो अदालत में किसी के विरुद्ध केस लाता है, किसी के विरुद्ध मामला दर्ज करता है, तो वह वादी हो गया। और जिसके विरुद्ध किया जाता है वह प्रतिवादी हो गया। ओके, वादी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्लेंटिफ। ओके, इसे हम लोग कहते हैं प्लेंटिफ। इसे हम लोग कॉम्प्लेनेंट भी कह सकते हैं क्योंकि यह कंप्लेन करता है किसी के विरुद्ध। स्पष्ट हुआ। इसे हम लोग अपेलेंट भी कह सकते हैं, जो अपील करता है। हालांकि अपील जो किया जाता है वह हाई कोर्ट में किया जाता है ना। जब सिविल कोर्ट अर्थात निचली अदालत से कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट है उसके डिसीजन से, तब वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में, ऊपरी न्यायालय में वह आवेदन देता है कि वह निचली अदालत में हुए फैसले से वह संतुष्ट है, इसलिए मेरा यह आवेदन, मेरी यह अपील सुनी जाए। तब वो व्यक्ति वहाँ पर अपेलेंट होता है। प्लेंटिफ का जस्ट हम लोग ऑपोजिट शब्द देते हैं, तब वह हो जाता है हम लोगों का डिफेंडेंट, क्योंकि वह डिफेंड करता है, क्योंकि वह बचाव करता है, इसीलिए वह व्यक्ति डिफेंडर कहलाएगा। ठीक है, डिफेंडर कहलाएगा। इसे हम लोग एक शब्द में, एक और भी एक शब्द है, वह है हम लोगों का डिफेंडेंट। इस शब्द को लेकर के चलेंगे। यह शब्द प्रयुक्त होता है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्पष्ट हो गया यहाँ पर। इसके बाद आ रहा है हम लोगों का साक्ष्य। साक्ष्य को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में एविडेंस। और विवेचन का अर्थ हो गया यहाँ पर विश्लेषण। ठीक है, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस। स्पष्ट हो गया। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं वादी के कथनों से, वादी के स्टेटमेंट्स,
सामान्य सा यहाँ पर जो शब्द हम लोग अंग्रेजी में देंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ द प्लेंटिफ, और प्रतिवादी की साक्ष्य से, द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय या एविडेंस ऑफ द डिफेंडेंट से यह तो प्रकट है ही कि वादी के दो लड़के हैं। वादी का यह कहना है कि उसका बेटा रहीम जब से उसने पढ़ाई छोड़ी है बेकार है, और जिस दुकान पर वह अभी कार्य करता है वह सिर्फ एक कोठरी है जिसमें कि वह स्वयं कार्य करता है, और उसके लड़के के लिए उसको वादग्रस्त दुकान की आवश्यकता है। वादग्रस्त दुकान जिस पर जो विवादित है, जिस पर विवाद चल रहा है, उसे हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे डिस्प्यूटेड। ओके, जिस पर लिटिगेशन है उस दुकान को हम लोग कहेंगे वादग्रस्त हिंदी में, और अंग्रेजी में कहेंगे डिस्प्यूटेड। ठीक है, डिस्प्यूटेड। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि कोठरी वाली दुकान छोटी है और उसमें दो जने नहीं बैठ सकते हैं। अपने बेटे रुस्तम के लिए कहा है कि वह अलग ही धंधा करता है। इस संदर्भ में प्रतिवादी की साक्ष्य से तो यह जाहिर ही है कि वह स्वयं किसी कमरुद्दीन नामक व्यक्ति की दुकान पर व्यवसाय करता है। जो दुकान वादी के स्वामित्व में है उसके पास है, उस पर तो उसका पिता बैठता है और वही कार्य देखता है। अतः जैसा कि दस्तावेज से जाहिर है, दस्तावेज को हम लोग क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्स कहेंगे, है ना। प्रतिवादी ने ही वादग्रस्त दुकान वादी से स्वयं के व्यवसाय के लिए ली थी, लेकिन जब अब वह स्वयं तो व्यवसाय किसी अन्य दुकान पर कर रहा है और इस दुकान पर उसका पिता व्यवसाय कर रहा है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी चूंकि अन्यत्र व्यवसाय में संलग्न है, अतः उसकी इस वादग्रस्त दुकान की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि वादी का लड़का बड़ा है और पढ़ाई लिखाई छोड़कर बेकार बैठा हुआ है, इसलिए उसको अपने लड़के के व्यवसाय के लिए इस वादग्रस्त दुकान की युक्त आवश्यकता सही प्रतीत होती है। ओके, क्योंकि वह उस दुकान में बैठकर अपना व्यवसाय शुरू करेगा। अगर प्रतिवादी स्वयं को इस दुकान की इतनी अधिक आवश्यकता होती तो वह स्वयं ही उस दुकान पर व्यवसाय कर सकता था। 40 से अधिक वर्षों से ही वह मौजूदा दुकान पर कार्य कर रहा था, तो उसे उसकी आवश्यकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने बेटे के लिए तो उसको अन्य दुकान की आवश्यकता है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, लर्नेड एडवोकेट कहेंगे। हम लोग एडवोकेट और लॉयर में डिफरेंस जान ले। एडवोकेट जो लड़ाई करता है, जो किसी के पक्ष में या विपक्ष में, जो अदालत के समक्ष में अपने क्लाइंट के पक्ष में अपनी बात रखता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अधिवक्ता, एडवोकेट कहते हैं। स्पष्ट हुआ। और जो लॉयर होता है वह दरअसल कोई लड़ाई इस तरह से अदालत में नहीं करता, अपना पक्ष रखता नहीं है, बस वह क्या करता है कि अपने क्लाइंट्स को सलाह देता है। वो सलाह देने वाले होते हैं तो वो लॉयर कहलाते हैं, जो लॉ के जानकार हैं। ठीक है, लेकिन अधिवक्ता जो होते हैं वो जानकार भी रहते हैं और किसी के पक्ष में वह अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी यही कहना है कि पूर्व में वादी ने यह दुकान अमीर उद्दीन नामक व्यक्ति को किराए पर दे रखी थी और उससे भी स्वयं की आवश्यकता बताकर खाली कराई थी। यदि उसकी ज़रूरत होती तो वह उस समय इस दुकान पर कार्य कर सकता था। यह तर्क इसलिए मानने योग्य नहीं है क्योंकि वादी ने अपने साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि जिस समय वादग्रस्त दुकान खाली कराई गई थी उसके बाद उसको लकवा हो गया था। यहाँ पर वर्तनी त्रुटि आ गई, लकवा हो गया था और इसलिए वह उस दुकान में व्यवसाय नहीं कर सका था। कहा जाए तो यहाँ पर हम लोग जो लीगल टर्म्स, जो विधि आधारित जो शब्द की बात करें तो बहुत ही कम इसमें प्रयुक्त हुआ है। लगभग 4 से 5 शब्दों के करीब इसमें प्रयुक्त हुआ है। बाकी सब सामान्य तरह के ही हम लोग यहाँ पर शब्द देख रहे हैं। अब चलते हैं इस पैसेज का अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं एक एक करके। आप ध्यान अवश्य दीजिएगा कि कैसे करके अनुवाद किया जाता है। देखिएगा कि सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है हमारे राजस्थान वालों की, उनकी हिंदी लगता है कि उनकी हिंदी अच्छी है, किंतु जो एक शुद्ध हिंदी होती है तो शुद्ध हिंदी उनमें हम लोग सामान्यतः नहीं देखते हैं। ऐसी स्थिति में उनको अपनी हिंदी पर जो शुद्ध, जो कहते हैं खड़ी बोली, उस पर उनको काम करने की आवश्यकता है।
ओके। यहाँ पर जब हम लोग ट्रांसलेशन करने के लिए अब हम लोग देखेंगे, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उसके पहले हम लोगों को यह जान लेना ज़रूरी है कि आखिर ट्रांसलेशन करते समय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो हम लोगों को जानकारी रखना है लीगल टर्म्स का, लीगल मैगजीम्स का, ठीक है। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट के ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम्स में लीगल मैगजीम्स का पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाते, और लीगल मैगजीम्स चूँकि लैटिन रहता है तो उस तरह के प्रयोग को हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्जित कर दिया है। इस कारण से कम एक सेक्शन आप लोगों का जो है मैगजीम्स को लर्न करने का वो ख़त्म होता है, उससे आपको रिलैक्सेशन प्राप्त हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि आपको सेंटेंस का जो गठन होता है, किस तरह से वाक्य को बनाया जाता है, वाक्य संरचना किस तरह से होनी चाहिए। हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो होगा उसका वाक्य संरचना किस तरह से होगा, किस तरह से सबसे पहले हमें वर्ब को खोजना होगा, है ना, क्रिया को खोजना पड़ेगा। अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो हो सकते हैं किसी भी वाक्य में, उसकी पहचान करना अति आवश्यक होगा। कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, अर्थात कौन कर्ता है, कौन क्रिया है, कौन क्रिया विशेषण है, कौन प्रविशेषण है। इस तरह के शब्दों के बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पहचान तो बहुत ज़रूरी है, आपके पास प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर वह मायने नहीं रखता है जब तक कि आप उन सभी का व्यवहारिक ज्ञान नहीं रखते हैं, जब तक कि आप उसे अपने वाक्यों में प्रयोग नहीं करते हैं, अनुवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन सभी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए बेसिक जो चीज़ें हैं ट्रांसलेशन करने के लिए वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जो लीगल ट्रांसलेशन होते हैं वे थोड़ा कठिन होते हैं। उस तरह के ट्रांसलेशन आपसे हो नहीं पाएगा, और 50% क्या 30 से 40% अंक में ही वो स्थिति आप प्राप्त करेंगे, जिससे कि कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं वादी व प्रतिवादी के साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार है। देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, ओके, की आ गया। तो यहाँ जो की है यह एक कंजंक्शन है, एक संयोजक है। हम जब संयोजक आ जाता है तो बड़े बड़े सेंटेंसेस हल्के हो जाते हैं, आपको बस पहचान करना है। यहाँ पर की के बाद की स्थिति जो है वाक्यों की, उसको आप अलग रखेंगे, अलग से अनुवाद आप कर सकते हैं। इसके पहले वाला जो सेंटेंस है उसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तब चलते हैं हम लोग इसी का ही सबसे पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार है। इस प्रकार है मतलब एज फॉलोज, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, दी एनालिसिस, पीछे से लेकर के चलेंगे। दी एनालिसिस क्या है, विवेचन इस प्रकार है। कौन किसका विवेचन, साक्ष्य का विवेचन, ठीक है। दी एनालिसिस ऑफ दी किसका, वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य का, ऑफ द प्लेंटिफ्स, ऑफ द प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स। दोनों में हम लोग एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोनों का अलग अलग है, इसलिए हम लोग दोनों में एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। द एनालिसिस ऑफ द प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स एविडेंस इज एज फॉलोज, ऐसे लिख दिए। इसके बाद आप यहाँ से क्या करें कि पैराग्राफ चेंज कर ले, या आपको लगता है कि एग्ज़ाम में पैराग्राफ नहीं चेंज किया गया है तो बस इसके बाद ही प्रारंभ कर दें, ठीक है। एज फॉलोज, एक की वगैरह का प्रयोग आपको करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि एज फॉलोज के बाद अब डायरेक्ट नए वाक्य का प्रारंभ होगा, ठीक है। वादी के कथनों से और प्रतिवादी के साक्ष्य से, देखिए वादी के कथनों से और प्रतिवादी के साक्ष्य से भी यह तो प्रकट है ही, इट इज़ क्लियर, इट इज़ एविडेंट। प्रकट है, प्रकट मतलब स्पष्ट है, ओके, स्पष्ट है। और
क्लियर से बढ़िया यहाँ पर एविडेंट शब्द का प्रयोग होगा। एविडेंट का मतलब होता है प्रकट, और वह लीगल अफेयर्स में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर्ट के कैंपस में इस्तेमाल होते हैं टर्म्स, उन्हीं टर्म्स का प्रयोग करेंगे। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो द एनालिसिस ऑफ द प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स एविडेंस इज एज फॉलोज। अब है इट इज़, यहाँ से फिर अब शुरू करेंगे। इट इज़ एविडेंट, इट इज़ एविडेंट, हाँ स्पष्ट है या प्रकट है। किसके, किससे प्रकट है? वादी के कथनों से। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंटिफ एंड, प्रतिवादी के साक्ष्य, एंड द एविडेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब है कि वादी के दो लड़के हैं, दैट द प्लेंटिफ, वादी है, दैट द प्लेंटिफ हैज़ 2 सन्स। बहुत आसान हो गया, हैज़ 2 सन्स। वादी का यह कहना है कि उसका बेटा रहीम जब से उसने पढ़ाई छोड़ी है बेकार है। देखिए, वादी का कहना है, वादी आर्गूज। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अदालत में कोई भी पक्ष लाता है, कोई कुछ कहता है, तो दरअसल वह आर्गू करता है। उसके जो एडवोकेट होंगे वो आर्गू करेंगे, है ना, पक्ष रखेंगे, मतलब आर्गू रखेंगे, आर्गू करते हैं, आर्गूमेंट होता है। इसके बाद फिर दोनों ही पक्षों की बातों को सुना जाता है, तब निर्णय आता है। इसलिए यहाँ पर जो कहना शब्द है उसके बदले में यहाँ पर अंग्रेजी जो शब्द प्रयोग करेंगे वह आर्गू का प्रयोग करेंगे। दैट द प्लेंटिफ हैज़ 2 सन्स। इसके बाद क्या है कि वादी का कहना है द प्लेंटिफ आर्गूज, द प्लेंटिफ आर्गूज, नहीं तो आप स्टेट्स शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी प्रयोग बहुतायत रूप में होता है कोर्ट के कैंपस में। ठीक है, वादी का कहना है द प्लेंटिफ स्टेट्स, आर्गूज का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आर्गूज दैट उसका बेटा रहीम जब से उसने पढ़ाई छोड़ी है बेकार है। दैट हिज सन रहीम। ठीक है, दैट हिज सन, कॉमा दे करके आपको रहीम लिखना है, फिर कॉमा क्लोज कर देना है। अगर कॉमा प्रयोग नहीं करते हैं तब फिर एक छोटा सा हाइफन आपको दे देना है। देखिएगा, पंक्चुएशन मार्क्स भी वहाँ पर देखे जाते हैं, ओके, क्योंकि आप एक अनुवादक बनने वाले हैं। इस कारण से गलती ना करेंगे। दैट इज ए सन रहीम, बेकार है जब से उसने पढ़ाई छोड़ी है। रहीम हैज़ बीन अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड है ना, अनएम्प्लॉयड सिंस ही, जब से के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर इज अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, नहीं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम से वह बेकार ही बैठा हुआ है। तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। हैज़ बीन अनएम्प्लॉयड सिंस ही लेफ्ट आउट ऑफ हिज स्टडीज़। ठीक है, सिंस ही लेफ्ट आउट ऑफ हिज स्टडीज़। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। द प्लेंटिफ स्टेट्स और आर्ग्यूज दैट हिज सन। आप देखिए, एग्ज़ाम में कोशिश यह नहीं करिएगा कि आप ऑब्लिक दे करके आप इवैल्यूएटर को समझाएं एक टीचर के जैसा कि सर ये नहीं आपको अच्छा लग रहा है तब ये ले लीजिए, लेकिन मुझे मार्क्स दे दीजिए। इस तरह की सोच लेकर के आप वहाँ पर मत लिखिएगा, ऑब्लिक का प्रयोग नहीं करिएगा। मैं यहाँ पर आपको बस समझाने के पॉइंट व्यू से यहाँ पर ऑब्लिक डाला हुआ हो, लेकिन वहाँ पर कोई एक ही विकल्प का प्रयोग करेंगे।
स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्लेंटिव स्टेट्स और आर्ग्यूज दैट हिज सन रहीम हैज़ बीन अनएम्प्लॉयड सिंस ही लेफ्ट आउट ऑफ हिज स्टडीज। देखिएगा, सिंस के बाद वाला जो क्लॉज है या सिंस का जो क्लॉज है यह सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा, और इसके पहले वाला जो क्लॉज है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है। वहाँ पर जो इवैल्यूएटर होंगे, आपकी कॉपी को जांच जो कर रहे होंगे, वो कुछ लीगल टर्म्स को लेकर के आपसे हो सकता है सटीक पर्याय नहीं इस्तेमाल आपके द्वारा की गई हो, किंतु यदि आपके द्वारा कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया गया है, सामान्य सा मिस्टेक हो गया, तब उसे देखा जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। बेकार बैठी और जिस दुकान पर वह अभी कार्य करता है, एंड कॉमा दे करके आगे बढ़ेंगे, एंड द शॉप, जहाँ वह अभी कार्य करता है, एंड द शॉप वेयर ही करेंटली वर्क्स। अभी के लिए हम लोग करेंटली शब्द का प्रयोग करेंगे, वेयर ही करेंटली वर्क्स, कार्य करता, वह सिर्फ एक कोठरी है। इज मियरली या इज जस्ट का प्रयोग करिए, नहीं तो फिर मियरली का प्रयोग करिए। कोई एक का प्रयोग करिएगा एग्जाम में, ठीक है। इज जस्ट और मियरली अ स्मॉल रूम, ओके, इज जस्ट अ स्मॉल रूम, यहां हो गया, ठीक है। जिसमें कि वह स्वयं कार्य करता है और उसके लड़के के लिए उसको वादग्रस्त दुकान की आवश्यकता है। यहां तक तो स्पष्ट हो गया। मैं ऊपर से मिटाता हूं। ये पुनः देखने की ज़रूरत होगी तो वीडियो को आप क्या है कि स्लिक करके, बैक स्लिक करके आप देख सकते हैं। मेरली ए स्मॉल रूम, सिर्फ एक कोठरी है। कोठरी मतलब स्मॉल रूम, जिसमें कि वह स्वयं कार्य करता है, इन विच, जिसमें, इन विच ही स्वयं कार्य करता है, ही हिमसेल्फ वर्क्स, वह स्वयं कार्य करता है और उसके लड़के के लिए उसको वादग्रस्त दुकान की आवश्यकता है, ओके। इन विच ही हिमसेल्फ वर्क्स एंड ही नीड्स, उसको वादग्रस्त दुकान की आवश्यकता है। ही नीड्स द डिस्प्यूटेड, वादग्रस्त के लिए हम लोग ऑलरेडी ले चुके थे। ही नीड्स द डिस्प्यूटेड शॉप, अपने लड़के के लिए, तो डिस्प्यूटेड शॉप फॉर हिज सन, हो गया। बिकॉज, क्योंकि कोठरी वाली दुकान छोटी है और उसमें दो जने नहीं बैठ सकते हैं। बिकॉज या फॉर का प्रयोग करिए, है ना, फॉर का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि के अर्थ में, बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं, एज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको किसी एक का ही को ही ध्यान में रख करके लिखना है, ठीक है। एज, क्योंकि कोठरी वाली दुकान छोटी है ना। बिकॉज दी शॉप, नहीं शॉप नहीं, कोठरी वाली दुकान, बिकॉज द रूम where the business is operated, where the business is operated, जहाँ पर बिजनेस किया जाता है। देखिए, कोठरी वाली दुकान के लिए इतना बड़ा हमें एक्सप्रेशन देना पड़ा ताकि भाव क्लियर हो सके, ठीक है। वेयर द बिजनेस इज ऑपरेटेड इज इतनी छोटी कि उसमें दो जने नहीं बैठ सकते। रिमूवल ऑफ टू का यहाँ पर फॉलो करना है ना। इज टू स्मॉल, इतना छोटा है, इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट टू पीपल, ठीक है, टू पीपल
एट द सेम टाइम लगाइए, नहीं तो नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, तो भी वह सेंस देगा। स्पष्ट हो गया यहाँ तक। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एक अच्छे अनुवादक को चाहिए कि वह दोनों ही भाषाओं में एक समान पकड़ रखे। तब होगा क्या कि जब आप अनुवाद कर रहे होंगे तब आप हर तरह के स्ट्रक्चर से अवगत होंगे और फिर उसका आप सही प्रयोग कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्या है। अपने बेटे रुस्तम के लिए कहा है कि वह अलग ही धंधा करता है। अपने बेटे रुस्तम के लिए कहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं, कौन कहा है, द प्लेंटिव कहा है, ठीक है। तब कहेंगे यहाँ पर द प्लेंटिव हैज़ सेड अबाउट हिज सन रुस्तम। ओके, सिंपल सा। आगे देखते हैं कि क्या है। अपने बेटे रुस्तम के लिए उसने कहा है द प्लेंटिव कह सकते हैं, नहीं तो फिर ही भी कह करके चल सकते हैं, लेकिन काफ़ी दूर का यहाँ पर अब रिश्ता हो गया। कहाँ ही, बहुत लंबा सेंटेंस के बाद फिर हम लोग ही का प्रयोग करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। इस कारण से आपको क्या है ना, प्लेंटिव का नाम ले लेना चाहिए, मतलब उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। द प्लेंटिव हैज़ सेड अबाउट, हैज़ मेंशन्ड अबाउट आप कर सकते हैं, ठीक है। हैज़ स्टेटेड कह सकते हैं, हैज़ स्टेटेड थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल यहाँ पर शब्द है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। हैज़ स्टेटेड अबाउट हिज सन रुस्तम दैट, वह अलग ही धंधा करता है। दैट ही रन्स, नहीं तो ही ऑपरेट्स some other business। हो गया इसका, सो सिंपल। तो पहला अंश का हम लोगों ने यहाँ पर अनुवाद कर लिया है। आशा करते हैं इसमें किसी भी तरह का संशय या डाउट्स नहीं रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं, लेट अस स्विच आवरसेल्व्स ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग पैसेज। पहला सेंटेंस क्या है। इस संदर्भ में प्रतिवादी की साक्ष्य से तो यह जाहिर ही है कि वह स्वयं किसी कमरुद्दीन नामक व्यक्ति की दुकान पर व्यवसाय करता है। इस संदर्भ में, तब कहेंगे क्या, इन दिस कंटेक्स्ट, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में, इन दिस, यहाँ थोड़ा और आगे था, खैर, इन दिस कंटेक्स्ट आगे प्रतिवादी के साक्ष्य से तो यह जाहिर ही है ना, साक्ष्य से। द एविडेंस, द डिफेंडेंट्स एविडेंस, द डिफेंडेंट्स एविडेंस, द डिफेंडेंट्स एविडेंस क्लियरली स्टेट्स, ओके, क्लियरली स्टेट्स। अब क्या कहता है, क्लियरली स्टेट्स दैट, वह स्वयं किसी कमरुद्दीन नामक व्यक्ति की दुकान पर व्यवसाय करता है। दैट ही हिमसेल्फ दुकान के व्यवसाय करता है, अपना व्यवसाय करता है दूसरे की दुकान पर। दैट ही हिमसेल्फ रन्स अ बिजनेस या ऑपरेट्स अ बिजनेस, कोई भी एक का प्रयोग करिएगा, ऑपरेट्स का प्रयोग करिए, रन्स का प्रयोग करिए। हिमसेल्फ ऑपरेट्स, दैट ही हिमसेल्फ ऑपरेट्स अ बिजनेस at the shop of someone, किसी व्यक्ति के दुकान पर, है ना, at the shop of someone named कमरुद्दीन, ओके, named कमरुद्दीन। ये हो गया। और जो दुकान वादी के स्वामित्व में है उसके पास है। एंड
and the shop owned by the plaintiff is, उसके पास है, is occupied by, ओके, owned by the plaintiff is occupied by him, ठीक है, is occupied, ऑक्यूपाई किया हुआ है, यहाँ पर तो विवाद चल रहा है, ठीक है, occupied by him, यह हो गया। उस पर तो उसका पिता बैठता है, और वही कार्य देखता है, तब कहेंगे कि his father operates the business at that shop, ठीक है, पूरा इतना का भाव का हम लोग एक ही सेंटेंस दे देंगे, बैठता और वही कार्य देखता है ना। his father operates उसका पिता वही कार्य देखता है, his father operates that business, वही कह रहा है, तब इसलिए himself शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, his father operates that business himself, okay, himself at that very shop, वही बैठता है ना, वही कार्य देखता है, उस पर तो लगाया गया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वेरी शब्द का प्रयोग किया है, वेरी जोरदार भाव को देता है। अतः जैसा कि दस्तावेज से जाहिर है, अतः, सो या देयरफॉर, क्या मैं इधर मिटाता हूँ, आप लोग बस समझते चले जाएं कि आखिर कैसे करके सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सारे भावों को ऑर्गेनाइज कैसे किया जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर, अतः जैसा कि दस्तावेज से जाहिर, देयरफॉर as the documents clearly show, ओके, क्लियरली शो, स्पष्ट रूप से यह जाहिर करता है कि प्रतिवादी ने ही वादग्रस्त दुकान वादी से स्वयं के व्यवसाय के लिए ली थी। दैट ने ही कह रहा है, तो सो दैट, क्लियरली सो दैट इट इज़ का प्रयोग करेंगे, वही व्यक्ति है, इट इज़ दैट पर्सन, इट इज़ द पर्सन, ऐसे करके हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे कि प्रतिवादी ने ही वादग्रस्त दुकान, इट इज़ द प्रतिवादी, इट इज़ द डिफेंडेंट, इट इज़ द डिफेंडेंट हु, है ना, यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा ग्रामेटिकली फॉर्मल होगा, ओके, इट इज़ द डिफेंडेंट, एक्सक्यूज मी, इट इज़ द डिफेंडेंट दैट, व्यवसाय से ली थी, दैट टुक ओवर, है ना, ले ली थी, व्यवसाय खुद ही ले लिया था, तो दैट टुक ओवर दैट disputed shop फॉर, स्वयं के व्यवसाय के, फॉर हिज ओन बिजनेस, स्पष्ट हो गया। लेकिन जब अब वह स्वयं तो व्यवसाय किसी अन्य दुकान पर कर रहा है, बट नाउ दैट ही इज, अब वह स्वयं तो व्यवसाय किसी अन्य दुकान पर कर रहा है, बट नाउ दैट ही इज रनिंग हिज बिजनेस, रनिंग द बिजनेस इन
वह स्वयं तो व्यवसाय किसी अन्य दुकान पर कर रहा है, रनिंग द बिजनेस एट सम अदर शॉप, सम अदर शॉप कर रहा है और इस दुकान पर उसका पिता व्यवसाय कर रहा है। एंड आगे देखिएगा, मिटाना होगा। हाँ, देयरफॉर, अतः, कहाँ गया, इस दुकान स्वयं, एक्सक्यूज मी, जैसा कि प्रतिवादी ने ही वादग्रस्त दुकान वादी से स्वयं के व्यवसाय के लिए ली थी, लेकिन जब वह स्वयं तो व्यवसाय किसी अन्य दुकान पर कर रहा है, ही इज बाय हिज फादर ऑपरेट्स दैट बिजनेस हिमसेल्फ। हिज क्या हो गया यहाँ पर, कुछ मिट तो नहीं गया, वो यहाँ पर था ना। बट नाउ दैट ही इज रनिंग द बिजनेस एट सम अदर शॉप, दुकान पर कर रहा है और उस दुकान पर और इस दुकान पर, एंड दैट, फिर दैट का प्रयोग करेंगे, एंड दैट हिज फादर इज, इस दुकान को पिता है, इज ऑपरेटिंग द बिजनेस इन दैट वेरी शॉप, एट दैट वेरी शॉप करिएगा, ठीक है, एट दैट वेरी शॉप, ये यहाँ तक हो गया। ऐसी स्थिति प्रतिवादी चूंकि अन्यत्र व्यवसाय में संलग्न है ना, दैट वेरी शॉप, देन का प्रयोग करते हैं हम लोग ऐसी स्थिति में, वगैरह वगैरह को साइड कर देंगे। प्रतिवादी चूंकि अन्यत्र व्यवसाय में संलग्न है ना, देन के बाद हम लोग यहाँ पर जो सेंटेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, हम लोग क्या करते हैं कि इस सेंटेंस को इसके साथ हम लोग जोड़ करके बनाएंगे। नीचे में है सेंटेंस इसका, ऐसी स्थिति प्रतिवादी चूंकि अन्यत्र व्यवसाय में संलग्न है, अतः उसकी इस वादग्रस्त दुकान की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग उसको मिटाते हैं ऊपर से और फिर से उस लंबे से सेंटेंस को हम लोग पूरा करते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति में एंड देन का प्रयोग हम लोगों ने किया हुआ था पहले। देन इन दिस कंडीशन इसको हम लोग इसी भाव में समाहित कर देते हैं। ओके, इन दिस कंडीशन, उसकी इस वादग्रस्त दुकान की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, ही डज नॉट नीड, या रिक्वायर का प्रयोग करेंगे, ही डज नॉट नीड और रिक्वायर दिस डिस्प्यूटेड शॉप। हो गया। जबकि वादी का लड़का बड़ा है ना, जबकि वादी का लड़का बड़ा है और पढ़ाई लिखाई छोड़कर बेकार बैठा हुआ है, जबकि वादी का लड़का, आगे देखते हैं, है ना, दिस डिस्प्यूटेड शॉप वाइल ऑन द अदर हैंड, सीधा सीधी हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप डाल देंगे। ऐसा नहीं कि जैसा हिंदी में है उसी में आबद्ध रह करके, बंध करके हम लोग बस अनुवाद करते चले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपने भाव को बहुत अच्छी तरह से प्रकट कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड, जबकि कहा जा रहा है तो वाइल ऑन दी अदर हैंड करके आगे बढ़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड दी प्लेंटिफ्स सन लड़का बड़ा है, सन इज ओल्डर। ओके,
लड़का बड़ा है। इज़ ग्रोन अप भी आप कह सकते हैं चूँकि बड़ा हो गया है। ओके, इज़ ओल्डर, ओल्डर के बदले में मुझे लगता है ना कि ग्रोन अप लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ग्रोन अप बड़ा हो गया है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी वो छोड़ दिया है और बड़ा हो गया, अब वो बिजनेस संभाल सकता है। तो उस तरह के भाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्रोन अप शब्द का प्रयोग करेंगे एक विशेषण के रूप में। इज़ ग्रोन अप एंड हैज़, एंड बेकार बैठा हुआ है, एंड इज़ अनएम्प्लॉयड, ऐसे कहेंगे। एंड इज़ अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड आफ्टर लिविंग हिज स्टडीज़, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, स्टडीज़ वाइल ऑन द अदर हैंड, एंड सो का प्रयोग आप आगे के ट्रांसलेशन के लिए करेंगे। एंड सो इसलिए उसको अपने लड़के के व्यवसाय के लिए इस वादग्रस्त दुकान की युक्त आवश्यकता सही प्रतीत होती है। एंड सो व्यवसाय के लिए द नीड ऑफ the need of the disputed shopper for his son's business appears, प्रतीत होती है ना। appears युक्तियुक्त आवश्यकता, appears क्या, appears लॉजिकल आप लगा सकते हैं, appears आप रीजनेबल लगा सकते हैं, appears या हम लोग होल्ड्स वेट लगा सकते हैं। ठीक है, सही प्रतीत होती है तो होल्ड्स वेट आप लगा दे, appears या seems to hold weight, ये होगी। एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो। While on the other hand the plaintiff's son is grown up and is unemployed after leaving his studies, and so the need of the disputed shop for his son's business seems to hold weight। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इसलिए उसको अपने लड़के के व्यवसाय के लिए उस वादग्रस्त युक्त आवश्यकता सही प्रतीत होती है, क्योंकि वह उस दुकान में बैठकर अपना व्यवसाय शुरू करेगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिकॉज क्योंकि वह उस दुकान में बैठकर अपना व्यवसाय शुरू करेगा, बिकॉज he would start his business at that shop। अगर प्रतिवादी स्वयं को इस दुकान की इतनी अधिक आवश्यकता होती तो वह स्वयं ही उस दुकान पर व्यवसाय कर सकता था। देखिए, यह कंडीशनल सेंटेंस है, जैसे कि वह आया होता तो अच्छा रहा होता, वह बोला होता तो मेरा काम बन गया होता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और यहाँ पर उसी तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। अगर प्रतिवादी स्वयं को इस दुकान की इतनी अधिक आवश्यकता होती, इफ़ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ द डिफेंडेंट हैड का प्रयोग करेंगे। हैड रिक्वायर्ड दैट शॉप for himself, कॉमा, ओके। तो वह स्वयं ही उस दुकान पर व्यवसाय कर सकता था। He could have operated या operated the business
हिमसेल्फ। ठीक है, इस अंश का भी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसलेशन कर लिया। आगे देख लेते हैं। 40 से अधिक वर्षों से वह मौजूदा दुकान पर कार्य कर रहा था। तब क्या कहेंगे कि ही हैड बीन, कर रहा था, तो ही हैड बीन, दुकान पर कार्य, ही हैड बीन रनिंग या वर्किंग, ही हैड बीन रनिंग, चूँकि व्यवसाय ही कर रहा था, हर जगह व्यवसाय करने की ही बात हो रही है तो ऑपरेटिंग का प्रयोग करेंगे, नहीं तो रनिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही हैड बीन रनिंग द बिजनेस इन एट द करंट शॉप, एट द एग्जिस्टिंग शॉप, नहीं तो करंट शॉप आप लगा सकते हैं, करंट शॉप फॉर ओवर 40 ईयर्स, अधिक कह रहा है तो इसलिए ओवर का प्रयोग किए, फॉर ओवर 40 ईयर्स, 40 ईयर्स, तो उसे उसकी आवश्यकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। इट वुड पुट नो एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज, उसकी आवश्यकता पर, ऑन हिज रिक्वायरमेंट, ऑन हिज नेसेसिटी, सबसे बढ़िया रहेगा ऑन हिज नेसेसिटी, फॉर, क्योंकि अपने बेटे के लिए तो उसको अन्य दुकान की आवश्यकता है, फॉर ही रिक्वायर्स या ही नीड्स सम अदर शॉप, नीड्स सम अदर शॉप फॉर हिज सन। ये भी हो गया यहाँ पर। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का भी यही कहना है, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, तो कहेंगे कि द लर्नेड एडवोकेट ऑफ द डिफेंडेंट ऑल्सो आर्गुज इट, ऐसे कह देंगे। ठीक है, द learned advocate of the defendant टू का प्रयोग करिए, also का प्रयोग करिए, टू argues the same, चूँकि एडवोकेट तो आर्गूमेंट ही करता है। ठीक है, argues the same दैट, वह भी वही कहना है उसका भी, पूर्व में भी वादी ने यह दुकान अमीरुद्दीन नामक व्यक्ति को किराए पर दे रखी थी। दैट द प्लेंटिव, है ना, द प्लेंटिव हैड प्रीवियसली, पहले भी दे रखी थी, हैड प्रीवियसली रेंटेड आउट, had rented out the shop to, किसको दे रखी थी, अमरुद्दीन नामक है, to a person named अमीरुद्दीन, ठीक है, अमीरुद्दीन वैसे किराए पर दे रखे थे और उससे भी स्वयं की आवश्यकता बताकर खाली कराई थी और उसको फिर खाली भी करवा दिया गया, है ना। एंड देन इट वाज एविक्टेड, ओके, एंड देन इट वाज एविक्टेड, खाली कराना तो एविक्टेड का प्रयोग करेंगे, एंड इट वाज एविक्टेड उस स्वयं की आवश्यकता, देन इट वाज एविक्टेड बोल करके, ओके, बोल करके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेकर के चलेंगे, थोड़ा छोटा है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। एंड देन इट वाज एविक्टेड बाय सेइंग कहकर,
ओके, बताकर, बाय सेइंग दैट it that he himself needed it. Okay, that he himself needed it, पास्ट टेंस में ही डालेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, needed it। तो ये इसका भी हम लोगों ने ट्रांसलेशन यहाँ पर कर दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है यहाँ पर, यदि उसकी ज़रूरत तो होती तो वह उस समय इस दुकान पर कार्य कर सकता था। फिर देखिए उसी तरह का कंडीशन यहाँ पर आ रहा है और ये 40 नंबर का है, इसलिए लंबा पैसेज है हम लोगों का। यदि उसकी ज़रूरत होती, इफ़ ही जेन्युइनली शब्द का प्रयोग हम लोग यहाँ पर किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा जोरदार भाव दे। इफ़ ही जेन्युइनली नीडेड इट, इफ़ ही हैड होगा, ज़रूरत होती, इफ़ ही हैड, जैसे पूर्व में हम लोगों ने एक ट्रांसलेशन किया था, इफ़ ही हैड जेन्युइनली नीडेड इट या रिक्वायर्ड इट, वह उस समय ही उस दुकान पर कार्य कर सकता था। ही कुड हैव यहाँ पर कार्य कर सकता था। वक्त का प्रयोग ना करते हुए हम लोग बिजनेस शब्द का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ही कुड हैव रन द बिजनेस उस समय ही, he could have run the business then and there का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर उसी समय के भाव को देने के लिए, ठीक है। एट दैट टाइम ओनली भी आप कह सकते हैं, एट दैट वेरी टाइम, एट दैट वेरी टाइम, ये भी आप दे करके काम चला सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यह तर्क इसलिए मानने योग्य नहीं है, दिस आर्गुमेंट स्टैंड्स नल एंड वॉइड। ये हो गया कोर्ट की बोली है ना। दिस आर्गुमेंट स्टैंड्स नल एंड वॉइड मतलब बेकार, नल एंड वॉइड ऑन द ग्राउंड्स, क्योंकि वादी ने सच में यह प्रकट किया कि जिस समय वादग्रस्त दुकान खाली कराई गई थी, ऑन द ग्राउंड्स दैट किस आधार पर, दैट वादी ने अपने साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि जिस समय वादग्रस्त दुकान खाली कराई गई थी, दैट द प्लेंटिफ has made, अपने साथ से has made it clear या क्लियर्ड, हम क्लैरिफाइड हम लोग देंगे, ठीक है। मेड इट क्लियर के बदले में ऐसा भी लिख सकते हैं, हैज़ मेड इट क्लियर इन हिज एविडेंस दैट जिस समय वादग्रस्त दुकान खाली कराई गई थी उसके बाद उसको लगवाव हो गया था, है ना। दैट व्हेन हिज शॉप had been evicted ठीक रहेगा यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा जोरपूर्वक है ना, जबरन खाली कराने की बात इसमें रहती है एविक्ट में, और वहाँ पर वैसे ही भाव निकल करके आ रहा है, ठीक है। When his shop had been evicted ही लकवा हो गया, ओके, वह लकवाग्रस्त हो गया। ही वॉज पैरालाइज्ड और इसलिए वह उस दुकान में व्यवसाय नहीं कर सका था। एंड सो ही कुड नॉट रन
the business, run the business in at that shop। इस तरह से इस लंबे ट्रांसलेशन पैसेज का हम लोगों ने ट्रांसलेशन किया। आशा करते हैं आपको एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरह से कुछ विशेष तरह के शब्दों या फ्रेजेस या सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाना होता है। हो सकता है कि आप थोड़ा हट करके भी बनाए होंगे, या हो सकता आप हट करके भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश यह ज़रूर रखिएगा कि कहीं पर भी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो जाए और सही शब्द का चयन पर पूरा ध्यान केंद्रित करिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कोई अन्य लीगल पैसेज को लेकर के अगले सेशन में। काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप हमसे अवश्य जुड़े, मार्गदर्शन आप हमारे से ले सकते हैं, हमारे ई बुक को परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। शुभकामनाएं।